यूपीएसएससी पेट एग्जाम का जो फर्स्ट रिवीजन का जो हमने सेशन शुरू किया है उसमें आज हम देखेंगे 50 क्वेश्चनों का फर्स्ट रिवीजन। आइए शुरू करते हैं। समय ज्यादा समय न लेते हुए पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कट ऑफ अंकों के रूप में 30 और कुल मिलाकर कट ऑफ अंकों के रूप में 30 के साथ उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो कुल छात्रों यानी कुल कट ऑफ की यदि देखा जाए और कंप्यूटर का, तो इनमें जो दोनों में डिफरेंस है, इसमें आपका जो कि 5 का डिफरेंस है। यदि कट ऑफ को जोड़ा जाए कुल कट ऑफ को और कंप्यूटर में से माइनस किया जाए कंप्यूटर के कट ऑफ में से, तो आएगा 5। दूसरा क्वेश्चन है आज का जो कि यदि अज्ञात है कि कम से कम 23 छात्र कंप्यूटर पर एक संगोष्ठी के लिए पात्र थे, तो संगोष्ठी की पात्रता के लिए कंप्यूटर में न्यूनतम योग्यता अंक किस सीमा में होंगे। तो अब यह देखना है कि 23 कम से कम, तो 40 से 45, 30 से 40, 20 से 30 और 20 से नीचे। तो 23 से कह रहा है तो 20 से 30 के अंतर्गत आएगा। अर्थात आप देख सकते हैं कि यह कह रहा है कि 23 अंकों से ही यहाँ जो दिया है कि 23 छात्र संगोष्ठी में, तो 21 में आएंगे, तो 20 से 30 में ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए संस्कृत में कम से कम 60% अंक आवश्यक है, तो कितने छात्र संस्कृत में उच्च अध्ययन के लिए पात्र होंगे। तो वहां ऊपर जो चार्ट दिया है उससे देख सकते हैं आवश्यक हो तो कितने छात्र पात्र होंगे। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि 31 छात्र पात्र होंगे जो संस्कृत में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूटर कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करने वाले की तुलना में कंप्यूटर में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या प्रतिशत लगभग है। तो दोनों का प्रतिशत लगभग बताना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 27% ऐसे छात्र हैं जो 40 और 60 कंप्यूटर में 40% और ये कुल मिलाकर 40% और कंप्यूटर में 60% के अंतर छात्रों की संख्या का प्रतिशत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है इस चार्ट के अनुसार कि कुल मिलाकर 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या है। तो 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे दिया है 13, 19, 20, 25। तो आप इसमें इसका आंसर होगा 25। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। दिया है कि यदि पाइप ए बी डी आर एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला कुल अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुल अनुमानित समय की बात कर रहा है कि कितना समय लगेगा। तो इसमें कुल अनुमानित समय लगेगा 6.67 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पाइप बी पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय पर पाइप क्यू एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय में अनुपात बताना। यानी पी और आर जितने समय में टैंक को खाली कर रहे हैं और वही क्यू एस टी जितने समय में खाली कर रहे हैं, तो दोनों का अनुपात बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सी। यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यानी जो भर रहे हैं और जो खाली कर रहे हैं, भरने वालों को भी और खाली करने वाले दोनों को खोलना है एक साथ, तो पूरा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रश्न का जवाब होगा जो कि 8 मिनट। टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योगफल का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के अनुपात ज्ञात करने हैं तो होगा आपका 7:9। प्रश्न संख्या 10 है पाइप
बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप एडी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय के लगभग कितने मिनट अधिक है। तो लगभग बताना है, तो इसका आप देख पा रहे हैं कि 1.67 मिनट अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2004 और 2005 में कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था, तो वर्ष 2005 में आयात कितना था। यदि दोनों में देखा जाए तो 2005 का बताना है, तो 2005 का जो कि आपका होगा आयात 450 करोड़ किस वर्ष में कंपनी ने के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे। यानी बताना है कि वर्ष किस वर्ष में जो कंपनी का आयात था निर्यात के अल्प अनुपातिक था। तो इसका जवाब होगा जो कि 2003। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। 3 वर्ष में, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 1 वर्ष में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब यानी सही होगा विकल्प 4, यानी 4 वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2003 और 2004 में तक आयात में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी। 82, 67, 65, डेटा अपर्याप्त है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका इस जो चार्ट दिया हुआ है बार ग्राफ, उसमें कोई डेटा प्राप्त नहीं है, तो अपर्याप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं कि यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ रुपए था, तो 2002 में कंपनी से निर्यात था 310 करोड़, 325 करोड़, 360 करोड़, 275 करोड़। तो ऐसे में आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा 325 करोड़। यदि सूट का छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत समान है, तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें न तो छूट प्रतिशत दिया है, नहीं तो छूट लाभ दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है। तो दोनों का जो कि देखा जाए तो अनुमानित क्या होगा, तो जो कि इसका अनुमानित सूट का अनुमानित मूल्य जो होगा 3478। टी शर्ट पर छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का अनुपात 7:5 है, तो टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अनुमानित मूल्य लागत ज्ञात करना है हमको, तो इसका भी ऑप्शन ए ही सही है। यदि जींस और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो साड़ी पर अनुमानित छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो साड़ी पर अनुमानित छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसका आपका सही विकल्प होगा सी 1.32%। यदि जींस का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपए अधिक है, तो शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 है, तो शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इसका आपका होगा क्वेश्चन नंबर 19 का जो कि 18.27%। सूट पर लागत मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, यह बताना है। तो प्रतिशत कितना प्रतिशत कम है, तो इसका आपका सही जवाब होगा जो कि 20%। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोग है। हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक, हिंद चीनी। यानी गंधार की कला यानी किन 2 कलाओं का संयोग है, तो यह होगा हिंद और यूनानी। हिंद और यूनानी 2 कलाओं को मिलाकर गंधार की कला बनी थी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था। सातवाहन तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, सिमुक, यज्ञश्री सातकर्णी, शिव स्कंद सातकर्णी। तो इसका सही जवाब है जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी। वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किस लिए हुआ, किस लिए किया जाता था। कुलप के लिए, सेनानी के लिए, बढ़ई के लिए या रथकार के लिए। तो
प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा आपका, यह बढ़ई के लिए तत्क्षण शब्द का इस्तेमाल किया जाता था वैदिक काल में। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो तुगलक वंश के बाद यानी बताना है कि सैयद वंश, खिलजी वंश, मामलुक वंश या लोधी वंश। तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो इसका सही जवाब होगा जो कि ए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अपना आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? अकबर, हुमायूं, बाबर, शाहजहां। तो प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब होगा शाहजहां। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1855 और 1856 के बीच हुआ था? संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, रामोसी विद्रोह, पाइका विद्रोह। तो संथाल विद्रोह जो कि यदि देखा जाए तो संथाल विद्रोह की बात किया जा रहा है कि 1855 और 1857 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इसका जो कि सही जवाब होगा संथाल विद्रोह। निम्नलिखित में से बंगाल में किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? विलियम बेटिंग, वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स कॉर्नवालिस, चार्ल्स कैनिंग। तो इन चार ऑप्शन में से जो कि विलियम बेटिंग का नाम आता है, जो सती प्रथा का जो भारत में प्रचलन था उसे समाप्त करने का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था विलियम बेटिंग। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष में की थी? 1907 में, 1905 में, 1906 में, 1911 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका जो कि भारत से बंगाल विभाजन का सन है 1905 में, जो कि घोषणा किया गया था वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्त निम्न में से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो 14 और 15 अगस्त 1947 को जो आधी रात को घोषणा हुई थी, उनके बाद जिनका नाम आता है वो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि यह भारत के एक सर्वश्रेष्ठ उपराष्ट्रपति और एक महत्वपूर्ण शिक्षक के रूप में भी इनको जाना जाता है। जैसा कि एक दिन बाद इनका जन्मदिन आने वाला है, जो पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है 5 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्र गुफ्तार नामक समाचार पत्र ने किसके लिए सामाजिक धार्मिक सुधारों के संदेश का प्रचार किया था? हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख। तो क्वेश्चन नंबर 30 की जहां तक बात है तो यह था पारसी धर्म के लिए प्रचार और प्रसार का इन्होंने काम किया था, यह राष्ट्र गुफ्तार नामक समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 31, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो इसका जो कि आप एक ट्रिक के माध्यम से राम का मित्र झाल छाप उस पे देखेंगे तो जिन जिन राज्यों से गुजरी है उनमें उस अक्षर को समाहित किया गया है, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, त्रिपुरा। तो इसमें राम का मित्र झाल छाप, तो मित्र में त्र आ गया तो त्रिपुरा हो गया, झाल छाप का मतलब झारखंड हो गया, झाल छाप छत्तीसगढ़ यानी असम नहीं आ रहा है, तो असम क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब होगा, यानी असम। जो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है उसमें असम का नाम नहीं आता। कौन सी 2 प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? भागीरथी और मंदाकिनी, अलकानंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी और धौलागिरी, अलकनंदा और भागीरथी। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो कि अलकनंदा
और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा यदि देखा जाए, कोयले की बात किया जाए तो झारखंड है। उसके बाद तो यहां लिग्नाइट की बात किया जाए तो तमिलनाडु, जो कि आपका सही आंसर होगा कि लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक यदि प्रदेश है भारत का तो तमिलनाडु। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? लेटराइट मिट्टी कहते हैं, लाल व पीली मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं या काली मिट्टी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 34, तो इसको रेगुर मिट्टी को अन्य दूसरे नाम से जाना जाता है काली मिट्टी। विश्व की सबसे लंबी भूमिया सीमा किन दो देशों के बीच है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भारत और चीन, स्विट्जरलैंड और इटली, कनाडा और यूएसए। यानी विश्व का सबसे बड़ा यदि देखा जाए भूमिगत डिस्टेंस तो किस देश के बीच है? तो जैसा कि आप जाने कनाडा और यूएसए के बीच भूमिगत सीमाएं अधिक है विश्व में। हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीकी को बढ़ावा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 36, हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीकी को बढ़ावा दिया गया? जैविक खेती, स्वदेशी खेती, श्रम प्रधान खेती, वैज्ञानिक खेती। तो आप इसमें कह सकते हैं कि वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दिया गया। 1969 में बैंकों को राष्ट्रीयकरण के दौरान निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? एसबीआई, कैनरा, यूको, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इन चार विकल्पों में से आप देख सकते हैं कि एसबीआई 1969 के दशक में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव रहा? नेतृत्व शैली के प्रति प्रतिबंधक दृष्टिकोण का उदय, सापेक्ष अभाव में वृद्धि, रोजगार में महिला भागीदारी में वृद्धि, बाल मजदूरी की समाप्ति। तो इनमें से कौन सा कारण रहा जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक प्रभाव डाली? तो नेतृत्व शैली के प्रति शैलियों के प्रति प्रतिबंधक दृष्टिकोण का उदय होना। क्वेश्चन नंबर 39 के तरफ चलते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्य बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, भारत ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक में जो कि जिस बैंक का विलय हुआ वो है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? जीएसटी जो कर लगाया जाता है उसका सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, निगमित मामलों का केंद्रीय मंत्री, वित्त आयोग का चेयरमैन, केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसका जो चेयरपर्सन होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। प्रश्न संख्या 41 में आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि भारत का चुनाव आयोग 1989 में एक 3 सदस्यीय निकाय बनाया गया। इसे फिर से वर्ष में एकल सदस्यीय निकाय बनाया गया 1993 में, 1990 में, 1991 के दशक में या 1992 में। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो कि 1990 के दशक में इसको फिर से एक सदस्यीय निकाय बना दिया गया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? यानी भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है? यह अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 40 है या अनुच्छेद 50 है? तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है? तो इस प्रश्न का सही जो कि आंसर होगा अनुच्छेद 50। भारत
क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। तो प्रश्न 43 का सही आंसर होगा अनुच्छेद 32 है, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार प्राप्त कराता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। 351 ए, 329 एक, 336 ए, 348 एक। तो इसका सही आंसर होगा आपका कि 348 एक बताता है कि अंग्रेजी भाषा एक आधिकारिक भाषा है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्य विधानसभा की नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति। तो प्रश्न 45 का सही आंसर होगा जो कि राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। प्रश्न नंबर 46 पे चलते हैं। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण होता है? गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, स्थित ऊर्जा गुरुत्वीय ऊर्जा में बदल जाती है। यह विज्ञान का प्रश्न है। तो प्रश्न दिया है कि जब एक कोई वस्तु पत्थर को उछाला जाता है आसमान में तो वह नीचे आता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा का कौन सा रूपांतरण होता है? गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में तो बदलेगी नहीं, वहां यांत्रिकरण तो होता नहीं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। गतिज ऊर्जा जो कि बदलती है, गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती है। तो यह तीसरा विकल्प जो कि आपका सही होगा कि गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। प्रश्न नंबर 46 यानी 47, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, चूना, वॉशिंग सोडा। तो यह कोई वॉशिंग सोडा 47 का सही जवाब होगा वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। दिया है कि लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेस या रेनिन। लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो इस जो लार में हम लोग के एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है एमाइलेस। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? मधुमेह, इंसुलिन, घेगा, थायराइक्सिन, कुशिंग सिंड्रोम, कोर्टिसोल, एक्रोमेगाली, एड्रेनालिन। तो इसमें पूछा गया है कि गलत कौन सा जोड़ा गलत है। जैसा कि गलत वाले को पूछा गया है तो इसमें जो कि एक्रोमेगालिन नाम से जो बीमारी का सुमेल किया गया है वह गलत है। एड्रेनालिन है, यह गलत है। मधुमेह, इंसुलिन ये सही है। घेगा, थायराइडेक्सिन ये भी सही है। कोक्सिन सिंड्रोम कीटोसोल से होता है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 50 पे चलते हैं कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है रोगजनक, रोग प्रतिकारक, अपघटक, विषातक पदार्थ। तो ऐसे रोग उत्पन्न करने वाले उनको रोगजनक कहा जाता है, रोगजनक। ये आपका आंसर है। तो आज 50 क्वेश्चनों के फर्स्ट रिवीजन में यही, फिर मिलेंगे अगले दिन।